हेलो बच्चों, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो एसिड बेस और साल्ट का आखिरी लेक्चर माइट बी ओके, आखिरी लेक्चर है ये। और इस लेक्चर का जो मेन थीम होगा बच्चों वो होगा पीओपी। पता है ना, घर के अंदर से आप पीओपी के अलग अलग डिजाइन आजकल बन रहे हैं, फैशन हो गया है बच्चों उसका। तो व्हाट डू यू मीन बाय पीओपी? पीओपी क्या होता है? पीओपी मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो मेन थीम तो लेक्चर का वही है, पीओपी पर हमें डिस्कस करना है। और दूसरा एक कंसेप्ट है बच्चों, वाटर ऑफ हाइड्रेशन। अभी क्या होता है, इसके बहुत मिसकंसेप्शन है। टीचर लोग कुछ भी बता देते हैं, बच्चे लोग उससे डर जाते हैं, कहां से आया वाटर, क्यों आया, और कंफ्यूज रहते हैं। इससे उनको डर लगने लगता है। लेकिन आज उसकी पूरी धुलाई कर देंगे, ठीक है? वाटर कहां से आया, क्यों आया और कितना आया, ये सारी चीजें अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। लेकिन एज यूजुअल हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करेंगे कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन से। और आज के क्वेश्चन में दो बढ़िया से कंसेप्ट छुपे हुए हैं, ठीक है ना? तो क्वेश्चन क्या है बच्चों? पहला क्वेश्चन है, व्हाई इट इज रिकमेंडेड दैट एड एसिड टू वाटर नॉट वाटर टू एसिड। अब आप कहोगे सर क्या फर्क पड़ता है, एसिड में वाटर डालो वाटर में एसिड डालो, वन एंड सेम ना। मतलब क्या सर, खरबूजे पे चाकू गिरे या चाकू पे खरबूजा, तो कटना तो खरबूजे को है ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता बच्चों। और ये हमने डिस्कस भी किया था, लेकिन उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमने नहीं दिया था, एक हिंट दिया था मैंने आपको। तो उस हिसाब से क्या प्रॉब्लम है वो हम डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको आता है तो कुछ लिख दीजिए, वरना बाद में तो मैं बता दूंगा, अभी बता दूंगा 2 मिनट के बाद। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, एक सोल्यूशन है जिसका पीएच है 6, दूसरा सोल्यूशन है जिसका पीएच है 8। ए और बी दो सोल्यूशन है, आपको बताना है कौन से सोल्यूशन में H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। सबसे बढ़िया कंसेप्ट यहां पर है, व्हाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक नेचर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। अब आप कहोगे सर ऐसे भी होता है, यस। तो एसिड एसिड कब होता है और क्यों वो एसिड कहलाता है, इसका कंसेप्ट हम सीखेंगे। कि अगर आपने एसिड में वाटर ही नहीं डाला तो वो एसिड एसिड नहीं होता। अब क्यों नहीं होता वो यहां पर हम डिस्कस करेंगे। और एज यूजुअल ये 3 रिएक्शन है बच्चों। अब रिएक्शन आप यूज टू हो गए होंगे, नहीं अगर हो गए तो जाइए बढ़िया से 4-5 लेक्चर पड़े हुए हैं हमारे प्लेलिस्ट में, बहुत मेहनत करके हमने बनाए हैं। वो 5 लेक्चर अच्छे से देखिए, बार बार देखिए। बहुत चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। 10th एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन 11th-12th में आपके नीट या जेई एग्जाम के लिए बहुत फायदा होगा, ठीक है? अब हम आते हैं इसके सॉल्विंग पे। तो सबसे पहले आपकी बारी, आप पॉज करके ट्राई कर लो, बाद में मैं तो आपके साथ हूं ही, ठीक है? चलो सबसे पहले हम ये फिल इन द ब्लैंक्स ट्राई करते हैं। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स इस तरह से डिजाइन किया हुआ है, इन्होंने ऑलरेडी बैलेंस दिया हुआ है। मतलब हमें बैलेंसिंग डिस्टर्ब नहीं करना है, सिर्फ हमें जो एम्प्टी स्पेस है उसको फिल करना है। पहली रिएक्शन पे आते हैं हम, ये क्या है बच्चों? टेबल साल्ट, सोडियम क्लोराइड, ये है सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका एक H निकल गया, तो यहां क्या बचा? HSO4। और एक H निकल गया, मतलब प्लस निकल गया, यहाँ क्या बचा? HSO4 माइनस। समझता है ना बच्चों, ये ऐसा होता है। और एक लेक्चर में हमने ऐसा लिखा भी था इसको, H2SO4 को H डैश HSO4 माइनस। तो ये पॉजिटिव होता है, तो ये आयन कैसा होता है? निगेटिव। तो H उसमें चला गया, इसमें का Cl चला गया, तो क्या बचा बच्चों? Na प्लस। आर यू गेटिंग दिस? समझ रहे हैं ना? तो ये प्लस और ये माइनस कंबाइन हो जाएंगे और क्या मिलेगा बच्चों? NaHSO4। यहाँ की ब्लैंक फिल कर देते हैं हम, NaHSO4। अब इसका नाम क्या होता है? सोडियम बायसल्फेट। हाइड्रोजन को बाय कहते हैं ना बच्चों, सोडियम बायकार्बोनेट। वैसा सोडियम बायसल्फेट लिखो, इसका नाम लिखो बच्चों प्लीज, सोडियम बायसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजनोसल्फेट, सोडियम हाइड्रोजनोसल्फेट या सोडियम बायसल्फेट। वो फिल कर दिया हमने ब्लैंक, ठीक है? अब हम आते हैं यहां पर, या ये सॉल्व कर लो, नो प्रॉब्लम। अब इसने क्या किया है, फास्फोरस की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ की है, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट है। तो अब बचा क्या बच्चों? अच्छे से अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपके पास फास्फोरस अवेलेबल है, फास्फोरस अवेलेबल है, हाइड्रोजन अवेलेबल है, लेकिन सल्फर नहीं है। सल्फर क्यों नहीं है? बिकॉज 5 सल्फर, यहां पर 5 के 5 सल्फर उसने बाय प्रोडक्ट में यूज कर लिए। तो फास्फोरस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये अवेलेबल है आपके पास। तो फास्फोरस, हाइड्रोजन और फास्फोरस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलता है H3PO4। अब ये हम विथ स्ट्रक्चर स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी, इसका नाम है फास्फोरिक एसिड। अब जो भी इस लेक्चर सीरीज को अच्छे से फॉलो कर रहा है, अगर इसका मैं बार बार बताऊंगा तो आपको बोर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना? ये आपको अच्छे से आता है अब, ठीक है? जिसको नहीं आता, जो पहली बार यहाँ है, उसको बेसिकली ये नहीं आएगा। आप जाइए पहले 5 लेक्चर देख लीजिए, फिर यहाँ पर आइए, ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो इसका नाम है फास्फोरिक एसिड। अब फास्फोरिक एसिड कितने बचेंगे बैलेंस करने के लिए? तो फास्फोरस कितने हैं? 2, तो इसे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3। तो ये फास्फोरस, सल्फ्यूरिक एसिड, ये फास्फोरिक एसिड
और अगर यहाँ पर 3 होता H3PO3 तो वो होता फॉस्फोरस एसिड। ये है वाटर, ये है सल्फर डाइऑक्साइड। आप चेक कर लो 101% ये रिएक्शन बैलेंस है। अब हम यहां पर आ जाते हैं, इसने क्या किया है, यहां से 2 हाइड्रोजन माइनस किया है सिर्फ, तो यहां पर टोटल हाइड्रोजन कितने बच्चों, ये है 4 इंटू 2 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन और 3 आयरन है। ठीक है, अब इसने क्या किया, H2 माइनस किया, H2 माइनस किया, H2 अगर इसने माइनस कर दिया बच्चों तो यहां पर क्या बचा 6H, ओके 6 हाइड्रोजन बच गए। तो अब होगा क्या बच्चों, Fe3O4 बन जाएगा, Fe3O4 आयरन ऑक्साइड, Fe3O4 आयरन ऑक्साइड बन जाएगा। और शायद इसमें 4 इंटू 2 8 हाइड्रोजन है ना, तो ठीक है चलो 4 हाइड्रोजन हमने यूज कर लिया, तो अब बचता क्या है बच्चों, तो इसको मैं क्या कर लेता हूं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 4H2 ये रिलीज हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, चलो इसे पॉज करके बढ़िया से नोट कर लो। हो गया बच्चों, हो गया, चलो ठीक है। ओके, सो ये हमने रिएक्शन का टॉपिक यहां पर क्लियर कर लिया। अब हम आते हैं हमारे कुछ मेन क्वेश्चन पे। सबसे पहले हम इधर जाएंगे, ये सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। 2 सॉल्यूशन है हमारे पास, ए सॉल्यूशन का पीएच है 6 और बी सॉल्यूशन का पीएच है 8। हमें डिटरमाइन करना है H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा किस में होता है। तो पीएच की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, कुछ याद आ रहा है, पीएच इज निगेटिव लॉगरिथम ऑफ बेस 10 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। अब मैं ऑफिशियली आपको सॉल्व करके बताऊंगा। फॉर ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ए के लिए यहां लिख देता हूं, ए के लिए पीएच कितना है 6, तो यहां पर पीएच की जगह 6 रख देता हूं मैं। 6 इज इक्वल टू निगेटिव लॉग टू द बेस 10 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो अब यहां से अगर आप इसको H प्लस आयन इसे सॉर्ट आउट करोगे तो 6 वैल्यू कब आएगी, जब H प्लस आयन कितने होंगे 10 टू द पावर -6। समझ रहा है, -6, बिकॉज पावर हम सामने लेते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाता है वो। तो यहां पर H प्लस आयन कितने हैं 10 टू द पावर -6। सिमिलरली इसमें मतलब ए में H प्लस आयन कितने हैं 10 टू द पावर -6 और मोल पर लीटर होता है, ये मोल पर लीटर हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और बी में कितने होंगे, सिमिलरली 8 में 10 टू द पावर -8 मोलार या मोल पर लीटर, कुछ भी कह सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। ओके, अब मुझे बताओ 10 टू द पावर -6 ज्यादा है या 10 टू द पावर -8? ऑब्वियसली 10 टू द पावर -6, निगेटिव है ना वो। 10 टू द पावर -6 मतलब होता क्या है, 1 2 3 4 5 और ये 6। और 10 टू द पावर -8 क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 10 टू द पावर -8। तो अब ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ऑफकोर्स ये बड़ा है ना। तो 6 और 8 को मत कंपेयर करो आप, वो निगेटिव में है, इसलिए ए में H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा, ज्यादा होगा। मतलब H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट मतलब H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ए में ज्यादा होगा H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन से, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कॉन्सेंट्रेशन बी के। ठीक है, पॉज करके अच्छे से नोट कर लो। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया, फिनिश। चलो ठीक है, तो ए और बी में हमने कंपेयर कर लिया कि ए के H प्लस आयन ज्यादा थे, और ऐसे भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हो, जिसका पीएच कम होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है। वो 8 वाला तो बेसिक था ना, सोरेनसन की स्केल है हमारी। अब हम यहां पर आते हैं, व्हाई इट इज रिकमेंडेड टू ऐड एसिड टू वाटर नॉट वाटर टू एसिड। अब हम 2 सिनेरियो डिस्कस करेंगे। अगर हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया और ये दूसरा कंटेनर लिया, ठीक है, मैं थीम पढ़ाऊंगा, कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, आंसर आप लिख लोगे, ठीक है ना। ये कंटेनर ए है, ये कंटेनर बी है। इमेजिन करो इसमें ढेर सारा एसिड है, क्या है, एसिड है। और इमेजिन करो इसमें क्या है, वाटर है, इसमें क्या है, वाटर है। अब एक चीज याद रखो बच्चों, जब हम एसिड में वाटर या वाटर में एसिड, कोई भी ले लो, वाटर प्लस एसिड, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब जब ये रिएक्ट होते हैं तो बहुत सारी हीट इवॉल्व होती है, बहुत सारी हीट इवॉल्व होती है, ठीक है। अब अगर हम क्या करेंगे, इस कंटेनर में वाटर ऐड करेंगे, इस कंटेनर में वाटर ऐड करेंगे, तो यहां पर जो रिएक्शन की स्पीड होगी ना बच्चों, व्हाई, बिकॉज एसिड बहुत सारा है, ये अटैक कर देगा वाटर पे और इसमें से सडनली लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी।
और यहां पर एक्सीडेंट के चांसेस है। वाई? क्या क्या हो सकता है? ये कंटेनर ब्रेक हो सकता है, या फिर वो आपके आंख में जा सकता है, या फिर ये पूरा ब्लास्ट हो सकता है, या फिर इससे जनरेट होने वाली हीट से आग लग सकती है। तो ये सारी चीजें हो सकती है, इसलिए हम वाटर में एसिड ऐड नहीं करते, और सॉरी एसिड में वाटर ऐड नहीं करते। तो इसमें क्या हो जाएगा सर, अगर आप वाटर में एसिड करोगे, और ये भी बच्चों स्लो करना पड़ेगा आपको, स्लोली स्लोली ऐड करना पड़ेगा, वेरी स्लोली स्लोली, धीरे धीरे आराम से इसमें आपको एसिड ऐड करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, उस हीट को बाहर जाने के लिए सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा, या प्रोसेस बहुत स्लो होगी, धीरे धीरे थोड़ा 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 आपको एसिड ऐड करना पड़ेगा, ताकि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसकी जो हीट इवॉल्व हो रही है वो सडन ना निकले। तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया? अगर आप एसिड में वाटर ऐड करोगे तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये भी एक्सोथर्मिक है, लेकिन इसमें स्लो हीट इवॉल्व होगी, इसमें बहुत सडन हीट इवॉल्व होगी, तो इसमें कंटेनर ब्रेक हो सकता है, या बहुत सारी हीट निकलने से आग लग सकती है, आपकी आंखों में जा सकता है, या सराउंडिंग की कुछ डैमेज हो सकता है। तो इसलिए हम ये नहीं करते, ये आपके लिए यूजफुल है, आराम से ये इजीली हो जाएगा, मतलब उतनी ज्यादा हीट इसमें नहीं इवॉल्व होती। ठीक है, तो इस तरह से इसका लॉजिक था। ठीक है, ये समझ गए आपको? चलो ठीक है, अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक नेचर इन एब्सेंस ऑफ वाटर? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देख लो बच्चों, इमेजिन करो क्या है, सपोज सपोज HCl H2SO4 HNO3, चलो HCl ले लेते हैं हम, HCl। ठीक है, अब ये HCl एसिड नहीं है बच्चों। आप बोल रहे हो ऐसा कैसा, आप पूरे चैप्टर भर तो यही प्रवचन दे रहे हो, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl जो एसिड है बच्चों, HCl इज नॉट एसिड बिकॉज ऑफ HCl, HCl इज एसिड बिकॉज ऑफ H प्लस आयन। HCl इज एसिड बिकॉज ऑफ H प्लस आयन। अगर अगर वो जो अपने एग्जिस्टेंस में, अब एक समझ, इमेजिन करो ये कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर है, इस कंटेनर में HCl है, इस कंटेनर में भी HCl है, लेकिन वो कुछ इस तरह से H प्लस Cl माइनस, तो ये एसिडिक नेचर का है। दिस इज एसिडिक, दिस इज नॉट एसिडिक। HCl अपने ओरिजिनल स्टेट में एसिडिक नेचर दिखाएगा क्या? नहीं। अगर आप उसको H प्लस और Cl माइनस अलग करोगे तो एसिडिटी इज बिकॉज ऑफ H प्लस आयन, नॉट बिकॉज ऑफ HCl। ठीक है, तो H प्लस आयन, प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन गारंटीड दैट इट इज एसिडिक इन नेचर। तो ये H प्लस और Cl माइनस आप कैसे जनरेट करोगे? एक ही वे है आपके पास, सिंपलेस्ट वे। वो क्या है? इसको आप वाटर में ऐड करो, वाटर में ऐड करने के बाद इसका डिसोसिएशन होगा और H प्लस आयन सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो एसिडिटी इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन, और जब आप एसिड को वाटर में डिसॉल्व करोगे तभी उसमें H प्लस आयन होंगे, और H प्लस आयन ज्यादा होंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक, कम होंगे तो वीक एसिडिक। जैसे कि एक एग्जांपल बता दूं मैं आपको, आप ले लो H2SO4 और H2CO3, डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी। ये क्या है बच्चों? कार्बोनिक एसिड, ये भी मिनरल एसिड है, ये भी मिनरल एसिड है। जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो मोर H प्लस आयन जनरेट करता है, इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं ये H प्लस आयन जनरेट करता है, लेकिन ये लेस H प्लस आयन जनरेट करता है। ठीक है ना? तो एसिडिटी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ नॉट H2CO3 एंड नॉट H2SO4, इट इज बिकॉज ऑफ H प्लस आयन। अब वो डिसॉल्व होने के बाद कितने H प्लस आयन देगा, इस पर उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड है। अगर आपने इसको डिसॉल्व किया तो ज्यादा H प्लस आयन दे रहा है, और इसको डिसॉल्व किया तो कम H प्लस आयन दे रहा है, बिकॉज ऑफ इट्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग अरेंजमेंट, जो कुछ भी होगा। अब आप कॉमनली सोचोगे तो सर इसमें भी 2 हाइड्रोजन है, इसमें भी 2 हाइड्रोजन है, उतने हाइड्रोजन देगा, ऐसा होता है क्या बच्चों? नहीं, इसकी बॉन्डिंग अरेंजमेंट अलग है, इसकी बॉन्डिंग अरेंजमेंट अलग है, तो ये स्ट्रांग हो गया, ये वीक हो गया। तो आपको लॉजिक समझाए, लॉजिक क्या है बच्चों कि acid is not because of its structure, acid is because of donation of its H plus ion in water। ठीक है ना? तो एसिड क्या करता है? पानी में H प्लस आयन देता है, इसलिए वो एसिड है। ठीक है, तो जब पानी में डिसॉल्व करोगे तभी वो H प्लस आयन देगा, और इसके ओरिजिनल स्टेट में वो H प्लस आयन देगा क्या? नहीं। तो आप अगर उसके ओरिजिनल स्टेट में लिटमस टच करोगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। समझ गया? तो दिस इज द कंसेप्ट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कुछ बढ़िया बढ़िया से 2-4 छोटे छोटे पॉइंट डिस्कस करेंगे, और प्लास्टर ऑफ पेरिस आखिरी में ले लेंगे हम, लेक्चर के आखिरी में। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दूं मैं, व्हाट इज सिमिलर बिटवीन एसिड एंड बेस? ठीक है, एसिड और बेस में सिमिलर क्या है? व्हाट इज सिमिलर बिटवीन एसिड एंड बेस?
ठीक है। अब डिफरेंसेस तो हमने बहुत सारे देखे, अब सिमिलर क्या होता है बच्चों देख लो। हम क्या करेंगे, एसिड देखेंगे। एसिड क्या होता है, एसिड मतलब अरेनियस ने क्या कहा था, विच गिव्स H प्लस आयन, लेकिन कब, में डिजॉल्व इन वाटर, डिजॉल्व इन वाटर। इसके बेस्ट एग्जांपल क्या थे बच्चों, HCl, H2SO4, HNO3, HClO4, कुछ याद आ रहा है बच्चों, ये किसी भी बुक में नहीं है आपके 10 के, ये 12 से बता रहा हूं मैं। इसे पर क्लोरिक एसिड कहते हैं। कौन सा एसिड, पर क्लोरिक एसिड। 12th में आपको अच्छे से स्टडी करने को मिलेगा ये। दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। उसके बाद ये HCl, ठीक है, H-COOH ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे एसिड है बच्चों, ठीक है। अब ये एसिड क्यों है बच्चों, बिकॉज इट गिव्स H प्लस आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। तो इसको डिसॉल्व किया तो वाटर में दो टाइप के आयन होंगे, एक तो H प्लस हो जाएगा और उसके साथ का एनायन होगा, उसे मैं कह देता हूं X माइनस, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर Cl माइनस है, यहाँ पे SO4 माइनस माइनस है, यहाँ पर NO3 माइनस है। तो H प्लस होने वाला है और उसके साथ एक निगेटिव आयन होने वाला है। अब बेस क्या होता है बच्चों, बेस इज अ बेसिकली सब्सटेंस। अब बेस की भी डेफिनेशन दी है अरेनियस ने, तो क्या अरेनियस दी है, अरेनियस ने डेफिनेशन विच गिव्स OH माइनस आयन, विच गिव्स OH माइनस आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। मतलब जिस सब्सटेंस को आप पानी में डिसॉल्व करने के बाद वो H प्लस की जगह क्या देगा, OH माइनस। तो दिस इज द क्राइटेरिया फॉर बेस। और बेस के क्या एग्जांपल है बच्चों, NaOH, याद आ रहा है, इसे हम अल्कली भी कहते हैं बिकॉज इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है ना। तो ऐसा बेस जो हाईली सॉल्युबल है इन वाटर में उसे हम अल्कली कहते हैं। ऑल अल्कली आर बेस ना, बट ऑल बेस आर नॉट अल्कली, याद हो गया यार आपको अभी, ठीक है ना। तो ये हो गया। फिर LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड, जैसे ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है वैसे ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस लिथियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। उसके बाद बच्चों बहुत सारे हो सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हो गया अपना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, एंटी एसिड की तरह हम इसे यूज करते हैं, ठीक है ना। और इसके स्ट्रक्चर क्यों बनते हैं ये भी हमने देखा, ठीक है। अब अगर आप इसको डिसॉल्व करोगे तो कंटेनर में आपको फिर से दो आयन दिखेंगे, एक होगा OH माइनस और 100% एक क्या हो जाएगा इसमें, पॉजिटिवली चार्ज आयन रहेगा इसके साथ। अब अलग अलग होगा, इधर Na प्लस, इधर K प्लस, इस तरह के होते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, जब हमने एक्वियस सॉल्यूशन बनाया एसिड का तो उसमें दो आयन थे, पॉजिटिव और निगेटिव, और जब हमने एक्वियस सॉल्यूशन बनाया बेस का तो उसमें भी दो आयन थे, पॉजिटिव और निगेटिव। तो ये आयन के होने से ये दोनों एक प्रॉपर्टी बताते हैं, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, अब ये इलेक्ट्रिसिटी मतलब यहां कहां से आ गई इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप क्या करोगे, कंटेनर लोगे, इसमें क्या करोगे, पानी लोगे, इसमें एसिड या बेस डिसॉल्व करोगे, कुछ भी, दोनों में उसमें की सिमिलरिटी है, और इसमें कुछ इस तरह के दो रॉड डाल लोगे, फिर इधर बैटरी कनेक्ट कर लोगे और इस तरह से इसमें करंट फ्लो करोगे, तो इसमें करंट फ्लो होगा। इस प्रोसेस को केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो बेसिकली एसिड और बेस में कॉमन चीज क्या है, दे बोथ आर इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। मतलब अगर उसको आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो दोनों पॉजिटिव निगेटिव दोनों आयन दे रहे हैं, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। लेकिन अगर आप यूरिया लोगे, यूरिया, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर यूरिया, बहुत से बच्चों ने कमेंट भी किया था, एक लेक्चर में पूछा था मैं, NH2-CO-NH2, या आप ग्लूकोज ले लो C6H12O6। अगर आप ये सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व करोगे और ऐसी अरेंजमेंट करोगे तो इसमें से करंट नहीं फ्लो होगा। सो दीज आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो एसिड और बेस में कॉमन क्या है, ऐसा अगर किसी ने आपसे पूछ लिया तो आप क्या कहोगे, द सिमिलैरिटी बिटवीन एसिड एंड बेस इज दे बोथ आर इलेक्ट्रोलाइट, दे बोथ आर इलेक्ट्रोलाइट। मींस व्हाट, अगर आप दोनों का वाटर का सॉल्यूशन बनाओगे तो दोनों के वाटर सॉल्यूशन में से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो ये क्या है बच्चों, एसिड और बेस की सिमिलैरिटी है। अब इसके बाद कुछ बढ़िया से दो टर्म आपको समझाता हूं। पहली टर्म है डिलीक्यूसीन, मैं इसके हिसाब से आपको प्रोनाउंस करूंगा, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है आप देख लो बच्चों, ठीक है ना। मैं स्पेलिंग के हिसाब से करूंगा, डिलीक्यूसीन, ठीक है ना, डिलीक्यूसीन। अब ये डिलीक्यूसीन एक प्रोसेस है बच्चों, डिलीक्यूसीन एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है, अगर
क्रिस्टल, कोई क्रिस्टल, क्रिस्टल होगा, ठीक है ना। व्हेन क्रिस्टल, क्रिस्टल को क्या करोगे आप, क्रिस्टल को क्या करो, एक्सपोज्ड रखो, एक्सपोज्ड करो, एक्सपोज टू एटमॉस्फियर। ये प्रोसेस समझा रहा हूं मैं। व्हेन क्रिस्टल, व्हेन क्रिस्टल exposed to atmosphere, when crystal exposed to atmosphere, क्या होता है बच्चों, it absorb moisture, moisture मतलब पानी, एटमॉस्फेयर का पानी, it absorb moisture from atmosphere, it absorb moisture from atmosphere to form solution, कब तक, to form सॉल्यूशन, और क्या बना देता है, सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन, टू फॉर्म सॉल्यूशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये हाफ प्रोनाउंसिएशन देख लो प्लीज। डिलिक्विसेंस, इसको क्या कहते हैं, डिलिक्विसेंस। जितना नाम हार्ड है उतना ही कंसेप्ट इजी है। क्या होता है बच्चों, कुछ क्रिस्टल को अगर हमने एटमॉस्फेयर में एक्सपोज किया तो वो क्रिस्टल क्या कर लेंगे, एटमॉस्फेयर में से वाटर एब्सॉर्ब कर लेंगे या मॉइस्चर एब्सॉर्ब कर लेंगे। एयर कंटेन लॉट ऑफ वाटर वेपर्स बच्चों, ठीक है ना। तो और क्या बना देंगे, उसका सॉल्यूशन। तो ऐसे प्रोसेस को हम ये कहते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जांपल क्या क्या होते हैं बच्चों, इसके एग्जांपल होते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर KOH, ये भाई भाई होते हैं बच्चों, Na और K। जो कुछ भी Na कर सकता है वो K भी कर सकता है, ठीक है ना। NaOH, KOH, उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। तो ये जो बेसिकली सब्सटेंस है बच्चों, इसको अगर आप एक्सपोज करोगे एटमॉस्फेयर में तो ये क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर में से मॉइस्चर एब्सॉर्ब करेंगे और उसको सॉल्यूशन में टर्न कर देंगे। तो इस प्रोसेस को ये कहा जाता है और ये उसके एग्जांपल है, ठीक है। पॉज करके नोट कर लो, हो गया। चलो अब दूसरा एक है बच्चों, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। अब ये हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, मुझे तो बहुत क्रिएट करते थे स्टूडेंट लाइफ में, ठीक है ना। और टीचर लोग नहीं बताते ये सब। हाइग्रोस्कोपिक नेचर, ऐसे हम क्या कहेंगे, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। अब किस सब्सटेंस को हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस कहा जाता है, अभी हम मेन टॉपिक हमने शुरू ही नहीं किया हमारे लेक्चर का, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड हाइड्रेशन ऑफ साल्ट, ठीक है, देखेंगे हम अभी, इसके बाद शुरू कर देंगे। क्या होता है बच्चों, कुछ सब्सटेंस होते हैं, वो सब्सटेंस क्या करते हैं, ये सब्सटेंस एब्सॉर्ब अगेन मॉइस्चर, सेम बट लिटिल डिफरेंस इज देयर। क्या डिफरेंस है बताऊंगा मैं। सम सब्सटेंस एब्सॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ATM मींस एटमॉस्फेयर, ओके, और विदाउट चेंजिंग फिजिकल स्टेट। अब ये इंपॉर्टेंट है, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट चेंजिंग फिजिकल स्टेट। अब लास्ट वाले में क्या हो गया था बच्चों, KOH और NaOH के टाइम में उसकी फिजिकल स्टेट बदल गई थी, मतलब वो सॉल्यूशन बन गया था। लेकिन यहां पर कुछ ऐसा हो रहा है क्या, नहीं, इट जस्ट एब्सॉर्ब द वाटर बट इट डज नॉट चेंज इट्स फिजिकल स्टेट, उसकी फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होती। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस, ठीक है ना। बेस्ट है, सब्सटेंस एब्सॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिजिनल फिजिकल स्टेट, दे आर कॉल्ड एज हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। अब इसके जो एग्जांपल है बहुत इंटरेस्टिंग है, अनहाइड्रस। अब ये अनहाइड्रस मीनिंग समझने के लिए ही हमने ये लेक्चर रखा है और आगे का टर्म वो आ रहा है। रफ आइडिया क्या है, अन मिस नहीं, हाइड्रस मिस पानी, विदाउट वाटर, बिना पानी का, अनहाइड्रस। अनहाइड्रस Na2CO3, अनहाइड्रस Na2CO3, Na2CO3 को अगर आप एक्सपोज करोगे तो मॉइस्चर एब्सॉर्ब करेगा, लेकिन उसकी फिजिकल स्टेट चेंज होगी क्या, नहीं। तो इसलिए इसे हमने क्या कहा, अनहाइड्रस Na2CO3। दूसरा बच्चों अनहाइड्रस, दूसरा एग्जांपल है इसका, अनहाइड्रस CuSO4 कॉपर सल्फेट, अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये सारे एग्जांपल हो गए आपके हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस के। दिस इज वेरी डेंजरस हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। अगर आप एसिड स्किन पर डालोगे तो स्किन जल जाती है, इसका मीनिंग क्या होता है, वो स्किन से वाटर एब्सॉर्ब कर लेता है, तो वाटर एब्सॉर्ब इज इक्विवेलेंट टू बर्निंग ना, तो वो जल जाएगा, ठीक है ना। तो दिस काइंड ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। पॉज कर लो और बढ़िया से इसे नोट कर लो, हो गया बच्चों, फास्ट। तो दिस ऑल अबाउट हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। अब हम आएंगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, और ये हमारे लेक्चर की जान, जिसके लिए हमने लेक्चर रखा है, या इसे क्लाइमेक्स कह सकते हो आप लेक्चर का। तो सिंपल से एक बढ़िया सी हेडिंग लगा लो आप, आर द क्रिस्टल ऑफ साल्ट रियली ड्राई,
लगा लो हेडिंग, आर द क्रिस्टल ऑफ साल्ट इज रियली ड्राई, क्वेश्चन मार्क। वो रिपोर्टर लोग करते हैं ना, कुछ लिख देते हैं और आगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, उस तरह से। आर द क्रिस्टल ऑफ साल्ट इज रियली ड्राई, मतलब क्या, जो क्रिस्टल होते हैं ना साल्ट के, वो क्या सच में ड्राई होते हैं, तो ये हमें डिस्कस करना है। तो इसका मैं सबसे पहले आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल बताता हूं बच्चों। एक सब्सटेंस होता है जिसे हम ब्लू विट्रॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू विट्रॉल। अब ब्लू विट्रॉल मतलब बच्चों कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है। अब ब्लू विट्रॉल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O। अब ये .5H2O क्या है, इसीलिए हम ये पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। 10 मिनट में ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। हमने एक एक्टिविटी की, हमने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंटल ट्यूब ली। देखो बच्चों अच्छे से देखो, एक्सपेरिमेंटल ट्यूब ली, इसको बंद कर दिया ऐसे, ठीक है। अब यहां पर हमने ब्लू विट्रॉल लिया, क्या लिया, ब्लू विट्रॉल। अब इसको हम गर्म कर रहे हैं। अब ब्लू विट्रॉल ऑब्वियसली ब्लू कलर का होगा, ठीक है ना, ब्लू विट्रॉल। तो इसको हमने बर्न किया। तो बर्न करने के बाद क्या हुआ, ये पैक है, दिस इज पैक। बर्न करने के बाद हुआ क्या, हुआ कुछ देर के बाद क्या हुआ, इसका व्हाइट पाउडर बन गया, इट टर्न इनटू व्हाइट पाउडर। और यहां पर कुछ ऐसे वाटर के ड्रॉप दिखे, ठीक है ना, वाटर के ड्रॉप दिखे। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि क्रिस्टल में, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ साल्ट में कुछ वाटर एब्सॉर्ब होता है, वो वाटर हम यहां पर लिखते हैं। और इस वाटर को क्या कहते हैं, वाटर ऑफ हाइड्रेशन। ऑफिशियल डेफिनेशन लिख के दूंगा मैं प्रॉपरली। तो इसे हम क्या कहते हैं, वाटर ऑफ हाइड्रेशन। तो अगर क्रिस्टल, साल्ट के क्रिस्टल को क्रिस्टल स्ट्रक्चर गेन करना हो तो वो वाटर एब्सॉर्ब करेगा। अगर उसने वाटर एब्सॉर्ब कर लिया, दैट पाउडर विल बी कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टल। और उसने वाटर लूज कर दिया तो दैट क्रिस्टल विल बी कन्वर्टेड इनटू पाउडर, ठीक है। तो बच्चों क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, कुछ क्रिस्टल क्या होते हैं, दे एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड गेन स्ट्रक्चर, दैट इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर, एंड सम फिजिकल अपीयरेंस इज देयर, लाइक ब्लू विट्रॉल। उसको ब्लू कलर आ गया था, लेकिन हमने उसको हीट किया, उसने वाटर रिलीज कर दिया, उसने हमारा अपना क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी लॉस्ट कर दिया और अपना कलर भी लॉस्ट कर दिया, ठीक है। तो जितना वाटर उसके साथ हो सकता है उसे कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले आप हेडिंग लिखोगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। लो हेडिंग लो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसे कहते हैं बच्चों, देखो इसकी जो डेफिनेशन है, तो वाटर एसोसिएटेड विथ क्रिस्टल ऑफ एनी साल्ट, द वाटर लिखो, द वाटर एसोसिएटेड, the water associated with crystal of any salt is called as water of crystallization। जैसे कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल, कॉपर नॉट कॉपर सल्फेट, सिर्फ कॉपर सल्फेट बोलोगे तो CuSO4 पाउडर फॉर्म होता है। लेकिन आप क्या कह रहे हो, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल मतलब उसमें अरेंजमेंट हो गई, तो वो कुछ इस तरह से होगा, CuSO4.5H2O। अब ये 5 कैसे आया, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया, ठीक है ना। कॉपर, ये तो ये क्या हो गया बच्चों, दिस इज द क्रिस्टल ऑफ साल्ट, क्रिस्टल ऑफ साल्ट। तो हर क्रिस्टल ऑफ साल्ट के साथ कुछ वाटर एसोसिएटेड होता है, तो इस वाटर को हम क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। लिख लो पॉज करके, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब सभी साल्ट ऐसे होते हैं क्या, नहीं, सभी साल्ट ऐसे नहीं होते। जैसे NaCl डज नॉट एब्सॉर्ब वाटर, तो वो ऐसे है क्या, नहीं। तो जो साल्ट ऐसे होते हैं उसे कहते हैं हाइड्रेटेड साल्ट। क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड। अनहाइड्रेटेड मतलब पानी नहीं होता, हाइड्रेटेड मतलब पानी होता है, ओके। फिर अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, सम साल्ट, ठीक है, क्यों, द साल्ट विच आर associated with water, the salt which are, or the salt which contain water of crystallization, water of crystallization। ऐसे साल्ट जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है उसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रेटेड साल्ट। अब पूरे एग्जांपल दे दूंगा मैं हाइड्रेटेड साल्ट के, डोंट वरी। तो ये कॉपर सल्फेट प्लस 5H2O क्या हो गया, हाइड्रेटेड साल्ट। हाइड्रेटेड साल्ट मतलब क्या, जो साल्ट ऐसे वाटर एसोसिएट कर सकता है उसे हम कहेंगे हाइड्रेटेड साल्ट। और क्यों करता है सर वो, क्यों एब्सॉर्ब करता वाटर, तो उसमें एक नेचर होता है बच्चों,
आफ्टर एब्सॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर और दैट वाटर इट गेन्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो उसमें क्या आ जाता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। और जो वाटर प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और जो कुछ भी साल्ट ये एब्सॉर्ब कर सकते हैं उसे हम कह सकते हैं हाइड्रेटेड साल्ट। तो अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, आर द साल्ट रियली ड्राई? तो इसका आंसर क्या होगा, some salts are dry and some salts are not. The salts which are not dry they are called as hydrated salt, and they are not dry na, so they contain some amount of water and that amount of water is called as water of crystallization. अब इसके एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इट इज द फिक्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है बच्चों, देखो देखो, इट इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इट इज द fixed number of water molecule present, it is a fixed number of water molecule present in one formula unit of crystal salt, in one formula unit of crystal salt, ठीक है ना। तो इसे भी हम क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब बच्चों इसके एग्जांपल देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एग्जांपल जो अभी तक हमने डिस्कस किया, ब्लू विट्रॉल। तो ब्लू विट्रॉल क्या होता है, CuSO4.5H2। तो इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, 5। कितना है, 5। अब सेकंड वन जो एग्जांपल है बच्चों, सेकंड एग्जांपल नंबर 2, सेकंड एग्जांपल होता है जिप्सम बच्चों, GYPSUM। व्हाट इज जिप्सम? इट इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट इन सीमेंट। सीमेंट इंडस्ट्री होती है ना, तो सीमेंट इंडस्ट्री में जो मेजर रॉ मटेरियल या मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है उसे जिप्सम कहते हैं। और जिप्सम इज बेसिकली कैल्शियम सल्फेट एंड हाइड्रेटेड साल्ट 2H2O। वाटर ऑफ हाइड्रेशन कितना होता है उसमें, 2H2O, ठीक है ना। ये हो गया आपका जिप्सम। उसके बाद होता है बच्चों ग्लाउबर साल्ट, ठीक है ना। अब मैं इसका स्पेलिंग के हिसाब से प्रोनाउंसिएशन करूंगा, ग्लाउबर्स साल्ट। आप देख लो, प्रोनाउंसिएशन ही देखना है, नेट पर देख लो आप, नो प्रॉब्लम। ग्लाउबर साल्ट। अब एक ग्लाउबर साल्ट क्या होता है बच्चों, सोडियम सल्फेट, ठीक है ना, सोडियम सल्फेट Na2SO4, और इसके साथ जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है वो होते हैं 10H2, ठीक है। अब इसके बाद हम फोर्थ नंबर का ले लेंगे, फॉर ग्रीन विट्रॉल, ठीक है, ग्रीन विट्रॉल। आयरन का जो आयन होता है वो ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन विट्रॉल। तो ये होगा बच्चों FeSO4, आयरन सल्फेट, FeSO4, और इसके साथ 7H2 होता है बच्चों। कितना होता है, 7H2, ठीक है। ये हो गया फोर्थ नंबर का। और फिफ्थ नंबर का होता है बच्चों व्हाइट विट्रॉल, ठीक है। 4 हो गया, फिफ्थ नंबर व्हाइट विट्रॉल। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑन वन पेज, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आप स्टूडेंट हो, आप अच्छे से मेमोराइज कर लो, मैं तो देख के लिख रहा हूं। व्हाइट विट्रॉल, तो व्हाइट विट्रॉल क्या होता है बच्चों, जिंक सल्फेट, ZnSO4.7H2। एक बार विजिबिलिटी देख लो, ZnSO4.7H2, परफेक्ट। ये हो गया आपका व्हाइट विट्रॉल। और लास्ट है बच्चों व्हाइट विट्रॉल के बाद इप्सम साल्ट, जिप्सम, इप्सम, अच्छे आगे काम आएगा, शादी होगी, बच्चे होंगे, तो नाम रखो आप, एक का नाम रखो जिप्सम, दूसरे का नाम रखो इप्सम साल्ट, ठीक है ना। तो ये इप्सम साल्ट, ठीक है, इसका नाम क्या है बच्चों, इप्सम साल्ट। तो इप्सम साल्ट किसे कहते हैं, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4.7H2, ठीक है ना। तो मैं बहुत सारे बच्चों को सजेस्ट करता हूं यार कि आप फॉर्मूला बुक बनाओ, ठीक है ना। पॉज करके नोट करते करते सुनो बच्चों। तो फॉर्मूला बुक आपकी केमिस्ट्री की भी होनी चाहिए, और इसमें सारी चीजें आप अच्छे से नोट करते जाओ, ठीक है ना बच्चों। पॉज करके आप अच्छे से नोट कर लिया, सब कुछ हो गया, चलो ठीक है। तो अब आते हैं हम हमारे लेक्चर के लास्ट पॉइंट पर, और हेडिंग लगा लो बढ़िया से, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम POP कहते हैं, प्यार से। हमारे घर में हम करते हैं ना, नीचे से डिजाइन बनाते हैं अलग अलग कलर के, उसमें कंपटीशन चलता है, किसके घर में अच्छी POP, किसके घर में खराब POP, उस टाइप का, ठीक है ना। ओके चलो, तो हेडिंग लगा लो बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, ठीक है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो डेफिनेशन है बच्चों, ये क्या होता है, हेमीहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट इज कॉल्ड एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। बताऊंगा मैं, घबराइए मत। हेमीहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, हेमीहाइड्रेटेड
सॉरी कैल्शियम सल्फेट, सॉरी आई एम सॉरी, हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट इज कॉल्ड POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय हेमी सर? हेमी मीन्स सेमी ठीक है ना, हेमी मीन्स सेमी। सेमी मतलब क्या होता है बच्चों? आधा होता है ना। जैसे आपका मीडियम होता है इंग्लिश मीडियम, सेमी मीडियम मराठी मीडियम, तो सेमी मतलब हाफ सब्जेक्ट्स आर ऑफ इंग्लिश, हाफ सब्जेक्ट्स ऑफ मराठी। तो इसमें हम सेमी मतलब आधा, हाइड्रेटेड मतलब पानी, तो कैल्शियम सल्फेट में आधा पानी, इसे हम कहते हैं POP। तो कैल्शियम सल्फेट क्या होता है? CaSO4। अब आधा पानी मतलब क्या सर? 1/2H2। कोई रॉकेट साइंस नहीं, 1/2H2। तो इसे हम क्या कहेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसमें क्या होता है बच्चों? one water molecule is shared by two calcium sulfate. Okay, one water molecule is shared by two calcium sulfate in POP। in POP यहां पर लिख देता हूं मैं, in POP what do you mean by POP? plaster of Paris, one water molecule, one H2O molecule is shared by two calcium sulfate। अब कैसे देख लो, CaSO4, अब इसमें का जो ऑक्सीजन होता है उसको हाइड्रोजन की एफिनिटी होती है, CaSO4 डैश H डैश O डैश H, H डैश O डैश H डैश CaSO4, ये दूसरा इस तरह से CaSO4 डैश H डैश O डैश H, H डैश O डैश H मतलब क्या है? H2O। क्या होता है? H2O। या फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं CaSO4 H2O, यहां पर CaSO4, इस तरह से कुछ अरेंजमेंट होती है। सो दीज आर द बेसिक टर्म्स रिलेटेड विद प्लास्टर ऑफ पेरिस। बेसिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस की डेफिनेशन क्या है बच्चों? हेमी हाइड्रेटेड, हेमी मतलब सेमी, आधा, हेमी हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज कॉल्ड एज POP। व्हाट इज हेमी एंड सेमी इन कॉपर कैल्शियम सल्फेट? सॉरी, अगर मैं कॉपर प्रोनाउंस कर रहा हूं तो उसको रॉन्ग मत लीजिए, कैल्शियम सल्फेट। ओके, मूड में होता हो तो मैं कुछ भी बक देता हूं, ठीक है? कैल्शियम सल्फेट, नॉट कॉपर सल्फेट। हेमी हाइड्रेटेड, सेमी हाइड्रेटेड। ओके, तो आधा वाटर मॉलिक्यूल, तो उसे हम क्या कहेंगे? POP। तो पॉज करके बच्चों बढ़िया से नोट कर लो इसे। तो इंडिया में जो जिप्सम मिलता है बच्चों, वो मिलता है पंजाब में। कहां पर मिलता है? पंजाब या राजस्थान में। लिख सकते हो इन इंडिया लॉट ऑफ जिप्सम इज ऑब्टेन इन पंजाब, पंजाब एंड राजस्थान, पंजाब एंड राजस्थान। ठीक है, अब बच्चों अब आते हैं हम बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस पे। अब ये बहुत सेंसिटिव रिएक्शन है बच्चों। क्यों सेंसिटिव है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, सब डिस्कस करेंगे। लिखो, हेडिंग लिखो, प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये बहुत सेंसिटिव रिएक्शन है, टेम्परेचर सेंसिटिव रिएक्शन है। होता क्या है बच्चों, देख लो, हम क्या करते हैं, जिप्सम ले लेते हैं, जिप्सम। अब जिप्सम क्या होता है बच्चों? जिप्सम कुछ इस तरह से होता है, CaSO4 डॉट 2H2O। तो इसे क्या कहते हैं बच्चों? जिप्सम। जिप्सम की स्पेलिंग देख लेता हूं, आई एम लिटिल पुअर इन स्पेलिंग एंड ऑल दोस थिंग, GYPSUM। ठीक है, तो जिप्सम ले लेते हैं। ओके, जिप्सम। अब इस जिप्सम में से हमें क्या करना है? 3/2 वाटर रिमूव करना है, हाफ रखना है ना, दो है यहाँ पर, जिप्सम में दो है, ठीक है, इसमें के 3/2 वाटर हमें रिमूव करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसे हीट करना पड़ेगा, ठीक है ना, हीट करना पड़ेगा। लेकिन वेट, इसको आपको कंप्लीट 373 डिग्री केल्विन तक ही हीट करना पड़ेगा। एंड 373 डिग्री केल्विन इज इक्विवेलेंट टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हो जाएगा? इसमें का 3/2 वाटर रिमूव हो जाएगा, 3/2 H2O रिमूव हो जाएगा, और यहां पर क्या बचेगा? 1/2 H2O, CaSO4 डॉट 1/2 H2O। अब ये ऑन पेपर बहुत सिंपल लग रहा है, सर क्या 2 H2O थे, 3/2 रिमूव किया, 1/2 रहेगा, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत सेंसिटिव और डेंजरस रिएक्शन होते बच्चों ये सारे। ये किल में होते, मतलब भट्टी में होते, भट्टी में, ठीक है ना। तो ये जो मिल गया बच्चों, ये है आपका POP। एंड व्हाट इज POP? प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ सकता है? अगर अगर आपका टेम्परेचर थोड़ा सा इसके आगे चले गया, मोर देन 373 डिग्री केल्विन। अब बच्चों पानी का और हीट का एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, तो होगा क्या? CaSO4 डॉट 2H2O, इस जिप्सम को अगर आपने
373 से ज्यादा गर्म कर दिया तो ये दोनों वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देगा, CaSO4 बच जाएगा यहां पर, और ये दोनों वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे। अब ये जो CaSO4 बचा है बच्चों, इसे कहते हैं डेड बर्न प्लास्टर। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था इसका। ओके, अब यहां पर बहुत डिटेल में हो गया। डेड बर्न प्लास्टर, डेड बर्न प्लास्टर, ठीक है ना, मतलब इसने इसमें का पूरा वाटर रिमूव कर दिया। तो इस ये दिस इज नॉट पीओपी, दिस इज नॉट पीओपी। अब पीओपी की क्या प्रॉपर्टी होती है वो हम पढ़ेंगे, पहले आप ये अच्छे से समझ लो। जिप्सम को अगर आप कंट्रोल्ड हीट दोगे तो आपको पीओपी मिलेगा। एंड व्हाट इज पीओपी? प्लास्टर ऑफ पेरिस। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्लास्टर पेरिस? हेमीहाइड्रेटेड आधा वाटर मॉलिक्यूल इन कैल्शियम सल्फेट इज कॉल्ड एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इतना ही गर्म करना होगा, इससे थोड़ा भी अगर ज्यादा हो गया तो डेड बर्न प्लास्टर आपको मिल जाएगा। ठीक है, पॉज करके नोट कर लो, बढ़िया से नोट कर लो इसे। हो गया? चलो ठीक है। तो अब यहां से हम एक चीज कह सकते हैं कि अगर आपने जिप्सम को हीट किया तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा, और प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर आपने पानी डाल दिया तो जिप्सम बन जाएगा। ठीक है, क्या कह सकते हैं हम? अगर आपने जिप्सम को GYPSUM जिप्सम को हीट किया तो क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर आपने हाइड्रेट मतलब उसमें पानी ऐड किया, हाइड्रेट किया तो क्या मिल जाएगा? जिप्सम। जिप्सम ऑन हीटिंग गिव्स प्लास्टर ऑफ पेरिस, एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑन हाइड्रेशन gives gypsum. And what is gypsum? Gypsum is major constituent of cement, generally found in पंजाब एंड राजस्थान। ठीक है, अभी लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस बच्चों? हेमीहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 डॉट हेमीहाइड्रेटेड हाफ H2O। अब इसका प्रॉपर्टी क्या क्या होते हैं बच्चों? सिंपल प्रॉपर्टी होती है। आपने पीओपी तो देखा होगा, अपने घर अगर बंधा है तो पीओपी आपको पता होगा। तो क्या होता है? इट इज व्हाइट कलरलेस पाउडर। पहले तो देख लो बच्चों क्या होता है। इट इज व्हाइट, सफेद होता है, गोरी गोरी पान फुला सर की छान। व्हाइट कलरलेस, मराठी कलरलेस, व्हाइट कलरलेस पाउडर, व्हाइट कलरलेस पाउडर होता है बच्चों। ठीक है, अब इस क्या होता है बच्चों इसमें देखो, एट ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर प्लास्टर ऑफ पेरिस एब्सॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड लिबरेट हीट। ठीक है ना, अगर आप इसमें वाटर ऐड करोगे, पीओपी प्लस वाटर, बहुत सारा वाटर वो एब्सॉर्ब कर लेगा और क्या करेगा? रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, बहुत सारी हीट रिलीज करेगा। मींस ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है, अब इसका यूज बेसिकली किस तरह से किया जाता है? अब क्या करते हैं बच्चों देख लो, इसमें क्या करते हैं? लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर वो ऐड करते हैं। लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर मतलब कितना? देख लो, वो क्या करते हैं? 50% बाय मास, 50% बाय मास, नॉट वॉल्यूम, 50% बाय मास। मतलब आपने क्या किया? 100 किलोग्राम अगर पीओपी लिया, पीओपी क्या होता है? हेमीहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 डॉट हाफ H2O, दिस इज पीओपी। तो इसमें 50% बाय मास क्या करते हैं वो लोग? वाटर ऐड करते हैं, मतलब 3/2 H2O। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 3/2 H2O प्लस हाफ H2, 2 H2O। तो ये क्या हो जाएगा? CaSO4 डॉट 2 H2O। ठीक है, और ये सेट हो जाएगा और हार्ड बन जाएगा। पीओपी कैसे यूज करते हैं बच्चों? पाउडर होता है व्हाइट पाउडर, उसमें 50% बाय मास वाटर ऐड करते हैं, उसका 50%, ये अगर 100 किलो है तो 50 किलो उसमें पानी वो ऐड करेंगे इस टोटल का। तो क्या हो जाएगा? वो धीरे से सेटिंग हो जाएगी, उसकी सेटल हो जाएगा और क्या बन जाएगा? जिप्सम। एंड जिप्सम इज वेरी टफ। ठीक है ना, तो इस तरह से इसकी वर्किंग प्रोसेस है। ड्यूरिंग सेटिंग वो क्या होता है? इसका वॉल्यूम जो है स्लाइटली इंक्रीज होता है। अब यहां पर क्या हो रहा है? वो सेट हो रहा है। ओके, तो ड्यूरिंग सेटिंग क्या होता है बच्चों? इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस, इट्स वॉल्यूम स्लाइट इंक्रीज होता है, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। तो इससे क्या फायदा होता है हमें? जो एम्प्टी स्पेस होता है,
या फिर कुछ क्रैक्स होते हैं, वो सारे क्रैक्स वो ऑक्युपाई कर लेगा और प्लेन स्ट्रक्चर दिखेगा। इसलिए इसका यूज हम डिजाइनिंग पर्पस करते हैं, घर में हमारे अलग अलग टाइप के डिजाइन इससे हम बना सकते हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है बच्चों, बेसिकली पीओपी को, प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर आप प्रॉपर वाटर ऐड करोगे तो 50% बाय मास, तो वो क्या हो जाएगा, स्लोली स्लोली हीट रिलीज करेगा और उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, सेटिंग प्रोसेस। ये सबको हम क्या कहते हैं, सेटिंग प्रोसेस। और बेसिकली आपके घर में जो कोई भी वर्कर होंगे वो पीओपी या डिजाइन बना रहे होंगे, तो वो क्या कर रहे हैं, सेटिंग प्रोसेस ऑफ पीओपी, सेटिंग प्रोसेस ऑफ पीओपी। एंड ड्यूरिंग द सेटिंग प्रोसेस ऑफ पीओपी some volume of it also increases, due to which cracks are occupied and it can be properly used। तो ये क्या हो गए बच्चों, प्रॉपर्टीज हो गए क्या के, पीओपी के। आई होप आपने ये सारी चीजें नोट कर ली होंगी। तो अब हमारा आ रहा है चैप्टर का आखिरी पॉइंट बच्चों। आखिरी पॉइंट कुछ इस तरह से है, वो है यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, कोई भी बता सकता है यूजेस। पहला यूज टू प्रिपेयर स्टैचू, टू प्रिपेयर स्टैचू, स्टैचू ऑफ लिबर्टी नहीं, टू प्रिपेयर स्टैचू वगैरह बनाते हैं ना बच्चों, स्टैचू, ओके, मूर्ति वगैरह होती है ना, वो टू प्रिपेयर स्टैचू, स्टैचू बनाने के लिए इनका यूज होता है। फिर इसका जो यूज होता है वो किसके लिए होता है, डेकोरेटिव मटेरियल, जो अलग अलग तरह के डेकोरेटिव फूल वगैरह बना देते हैं आजकल, किसी भी साइज का पीओपी बना अवेलेबल है ना, किसी अलग अलग होते हैं बच्चों। अब किसके किसका क्या होता है सर, उसमें नाम बना दो, साजिद, बुशरा, मेरे वाइफ का नाम है यार, ठीक है ना। डेकोरेटिव पर्पस, डेकोरेशन के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड वन, डेकोरेटिव पर्पस हम इसे यूज कर सकते हैं। थर्ड वन, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये फायर प्रूफिंग मटेरियल है, पीओपी, ये क्या है बच्चों, फायर प्रूफिंग मटेरियल है। फायर प्रूफिंग मतलब इसमें आग नहीं लगती, तो फायर प्रूफिंग मटेरियल या फायर प्रूफिंग कुछ बिल्डिंग वगैरह आप डिजाइन कर रहे हो तो उसमें आप फायर प्रूफिंग बना सकते हो, ठीक है ना। तो इसका यूज कहां पर होता है, हॉस्पिटल में यूज कर सकते हो आप। हॉस्पिटल भी आजकल चकपक होते हैं बच्चों, दिखते ही पैसे दे देने के लिए, ठीक है ना। हॉस्पिटल में यूज होता है, उसके बाद मॉल्स में यूज कर सकते हैं डेकोरेटिव पर्पस के लिए, मॉल्स में इसका यूज होता है, ठीक है ना। या फिर हॉस्पिटल में कहां पर यूज करते हैं बच्चों, अगर फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर, हड्डी जो टूटती है उसे फ्रैक्चर कहते हैं, तो उसे फ्रैक्चर किया जाता है ना, ठीक है ना, वो उसमें क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर लगाया जाता है ना, हड्डी बोन ब्रेक होने के बाद जो प्लास्टर लगाया जाता है वो बेसिकली होता क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बोन फ्रैक्चर में भी इसका यूज होता है। और फाइनली बच्चों, फाइनली इसको पीओपी को हम कहां पर यूज कर सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज टू फिल द स्मॉल गैप, टू फिल स्मॉल गैप और क्रैक। अगर घर में आपके कुछ गैप है या क्रैक है तो वो क्रैक फिल अप करने के लिए आप क्या कर सकते हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बढ़िया से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से एसिड, बेस और साल्ट का प्रवचन यहां पर होता है समाप्त। बहुत ही डिटेल्ड हो गया बच्चों, इस तरह का अगर मुझे किसी टीचर ने पढ़ाया होता यार, मैं तो हिमालय पर्वत चढ़ जाता, ठीक है ना। तो अच्छे से आप पढ़ाई करते रहे, बहुत सारी पढ़ाई कीजिए, कुछ प्रॉब्लम आया तो मेरा नंबर ले लीजिए बच्चों, नो प्रॉब्लम। आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लो, ठीक है। जल्दी हम 8th, 9th और 7th ये बैचेस भी स्टार्ट करने वाले हैं, और इस बैचेस में हम कोटा स्टडी मटेरियल से नाम नहीं ले सकते बच्चों, इलीगल हो जाएगा वो, ये सारी चीजें इलीगल होती है, किसी के नोट्स हम यूज नहीं कर सकते ऑफिशियली इन पब्लिक का, अनऑफिशियली कोई भी यूज कर सकता है, नो प्रॉब्लम। तो ये सारे मटेरियल हम अच्छे से पढ़ा रहे हैं बच्चों, आप पढ़ाई करते रहे, लॉकडाउन की सिचुएशन है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कुछ भी प्रॉब्लम आया यू कैन व्हाट्सअप मी ऑन दिस नंबर, और हमारे फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम सभी जगह हमारे आईडी बने हुए, लाइक कर सकते हो या मत करो, डजेंट मैटर, ठीक है ना। तो ये अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। जल्दी मिलते हैं एक नया चैप्टर लेके, मेटल नॉन मेटल, या देखते हैं कौन सा स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चे, ऑल द वेरी बेस्ट।